आप देख रहे हैं केईपी लाइव। बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कई दिनों से एक सियासी संकट चल रहा था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया था और जब वो दिल्ली गए थे और वहां से जब वापस आए तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि शायद अब मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। कल शाम तक ये खबर आ रही थी कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे सकते हैं। शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 6 महीने में जो काम किए हैं उन कामों के बारे में तो बताया, लेकिन इस्तीफे की कोई बात नहीं की। लेकिन रात में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ गया और ये नए मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की खटीमा विधानसभा से 2 बार के विधायक हैं और इसके साथ ही वो उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर कल शाम को 5 बजे शपथ लेंगे। पुष्कर सिंह धामी के पिता सेना में रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी खुद पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के वो ओएसडी भी रहे हैं, यानी निजी सलाहकार के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ये कहा कि वो राज्य में रोजगार को बढ़ाएंगे और उत्तराखंड को विकास के पथ पर और आगे तक ले जाएंगे। बात यूपी की करेंगे। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव कंप्लीट हो गए, रिजल्ट भी आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 75 में 67 सीटों के ऊपर जीत हासिल की। वहीं समाजवादी पार्टी ने 75 में सिर्फ 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल की। 1 सीट के ऊपर राष्ट्रीय लोकदल ने जीत हासिल की, 1 सीट के ऊपर जनसत्ता दल ने जीत हासिल की और 1 सीट के ऊपर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। लखीमपुर की अगर बात करें तो लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से अंजलि भार्गव जो प्रत्याशी थीं उन्होंने 31 मत प्राप्त किए और वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा 38 मत प्राप्त किए गए, यानी 7 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2022 के पहले सेमीफाइनल के चुनाव हैं। लेकिन अगर विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दलों का कहना है ये सारे के सारे चुनाव सत्ता के दम पर जीते गए हैं, प्रशासन के दम पर जीते गए हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव यानी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव डीएम और एसपी लड़ रहे हैं। विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2022 से पहले एक तरह की संजीवनी मिल गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जीत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का असर है और उत्तर प्रदेश में जो सुशासन है उस सुशासन का सीधा असर इन चुनाव के जरिए देखा जा सकता है, आंका जा सकता है। लेकिन कितना दम है ये 2022 में ही पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत जरूर महसूस करने लगी है। अब बात करेंगे खीरी टाउन की। हमने आपसे वादा किया था कि कोरोना काल में जिन्होंने अपनों को खोया है उन तक पहुंचेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करेंगे, आप तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो परिवार किस हाल में है जिन्होंने कोरोना काल में अपनों को खोया है। और एक अपने को खोया है, ऐसे अपने को खोया है जो परिवार की सारी जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेकर चल रहा था, जिसके ऊपर परिवार का खर्च था, अकेला कमाने वाला था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा तो उनके परिवार का खर्च कैसे चल रहा है, उनके परिवार के लोगों का जीवन यापन कैसे हो रहा है। इस संबंध में मोहल्ला डीपुर से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की गई है, आइए उसे देखते हैं। कोरोना काल ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। अगर कस्बा खीरी टाउन की बात करें तो कस्बा खीरी टाउन में भी सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों में कोई ना कोई कोरोना काल के गाल में समा गया है, यानी अब इस दुनिया में नहीं रहा है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके सामने अब संकट दिखाई दे रहा है, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि एक ही व्यक्ति परिवार में कमाने वाला था और वो भी पहले से गरीब आदमी थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके परिवार का खर्च किस प्रकार से चल रहा है, कैसे वो अपना जीवन यापन कर रही हैं, इस तरह की तमाम कठिनाइयाँ कस्बा खीरी टाउन में कई
ऐसे परिवार हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे परिवारों की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाई जाए। मकसद सिर्फ इतना है कि सरकारी योजनाओं का उनको लाभ मिल सके। मकसद सिर्फ इतना है कि समाज सेवी जो लोगों की समाज सेवा के माध्यम से मदद करते हुए नज़र आते हैं, उनमें से कोई व्यक्ति जागे और ऐसे परिवारों की मदद करे जिन परिवारों के सामने अब सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। इसी तरह का एक परिवार हमारे सामने है, जहां पर आज हम मौजूद हुए हैं ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने के लिए। मोहल्ला डीपुर में मौजूद हैं हम। मोहम्मद नईम मरहूम अब नहीं रहे इस दुनिया में और कोरोना काल के गाल में समा गए। उनके सामने उनके परिवार के सामने अब मुसीबतों का एक पहाड़ है, क्योंकि वही अकेले काम करने वाले थे। 3 बच्चे थे और उनकी बीवी थी। अब उनके सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब कोई काम करने वाला नहीं बचा है। रोजी रोटी का संकट है। किस तरह से इनके परिवार का खर्च चल रहा होगा, यही सारी बातें जानने के लिए हम यहाँ पर आज आए हुए हैं। परिवार के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कैसे हादसा हुआ और अब उनके परिवार का क्या हाल है और किस तरह से उनके परिवार का खर्च चल पा रहा है। उनकी वाइफ हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है उनके साथ में, कैसे उनके परिवार का खर्च चल रहा है। क्या नाम था आपके हस्बैंड का? मोहम्मद नईम। कब ख़त्म हुए थे वो? 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने हो गए। हाँ। अच्छा, रोज जन्म क्या करते थे जब वो? यही कबाड़ का काम। कबाड़ का काम। अब आपके परिवार में काम करने वाला कोई है? कोई नहीं। तो अब खर्च वगैरह कैसे चल रहा है? अब ऐसे ही चल रहा है। कैसे चल रहा है? हाँ, मदद कर रहे हैं जो लोग मदद कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? यही 2 बेटे। ये 2 लड़की है, 1 लड़का है। लड़का कितने साल का है? इससे बड़ा है लड़का। इनसे बड़ा है। हाँ। अभी कुछ काम करने वाला नहीं? अभी कहाँ है? अभी काम करने वाला नहीं। ना। ये पढ़ रहे थे बच्चे? ये हाँ, सरकारी स्कूल में जाते थे। अभी खुलता नहीं है सरकारी। अच्छा, अभी बस अड्डे वाला। अच्छा, काम कोई करने की स्थिति में नहीं है? नहीं। मोहम्मद नईम की बीवी ने बताया, उनकी वाइफ ने बताया कि अब उनके परिवार में कोई काम करने वाला नहीं है और उनके परिवार का खर्च किस तरह से चल रहा है, ये भी उनके सामने एक बड़ी मुसीबत है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इनके परिवार की मदद की जा रही है। क्या कोई मदद करने वाला इनके परिवार की आ रहा है, नहीं आ रहा? पास पड़ोसी भी कुछ मदद कर देते हैं, ऐसे ही खर्चा चलता है। ऐसे खर्चा हाँ हाँ। ये जब जीवित थे तो क्या काम करते थे? ये फेरी जाते थे, गत्ता और रद्दी उद्दी यही सब लाते थे। तो बहुत ज़्यादा इनकम उस वक्त भी नहीं रही होगी? नहीं, बस वह 150 रुपये 80 रुपये ऐसे रहती हाँ थी? ऐसे रहती थी, यही इनकम। अच्छा, अब हाँ। अब इनके सामने तो बहुत मुसीबत है। हाँ, बहुत मुसीबत है, ज़्यादा से ज़्यादा मुसीबत है। ज़्यादा से ज़्यादा मुसीबत। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं इनके परिवार की किस तरह से मदद इनकी भैया आप कोई मदद जो है करवा दीजिए, कैसे हो ना कैसे हो, किसी तरह से किसी तरीके से हम इनकी मदद करवा दीजिए, मदद हो जाए इनकी। हाँ, तो इनके बच्चे जिए और रोटी खाएं। हाँ, और कमाने वाला भी कोई नहीं है इनके परिवार में। हाँ, 3 बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। लोगों का भी यही कहना है कि किसी तरह से सरकारी इमदाद आ जाए और इस इमदाद के ज़रिए इनकी मदद हो जाए, ताकि इनके सामने जो रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है, उस रोजी रोटी के संकट से इनको छुटकारा मिल सके। से भी और हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस परिवार के बारे में इनके क्या ख्यालात हैं और कैसे इनके परिवार का खर्च चल रहा है और क्या करना चाहिए इनके लिए। इनको आप जानते थे, ये जो नईम? हाँ, जानते तो थे, नहीं बहुत गरीब आदमी हैं, वैसे भी गरीब थे ये, और इस समय वो है नहीं, तब भी तो हालत इतनी ख़राब है कि कोई काम करने वाला है नहीं। तो परिवार का खर्च अब कैसे चलता है, अब यही लोग जान सकते हैं। कोई पड़ोसी मदद कर देता है, कोई इधर उधर वाला मदद कर देता है, तब खर्च चल पाता है इनका। वैसे तो हाँ, सरकारी योजना अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना तो सब बेकार ही है इनके लिए। इनका भी यही कहना है कि किसी सरकारी इमदाद को मिलना चाहिए, क्योंकि 3 बच्चे हैं और उन बच्चों के सामने भविष्य का संकट है, मुस्तकबिल का एक ऐसा अंधकार दिखाई दे रहा है कि जिसका सामना करना सबके बस की बात नहीं है। जैसा कि आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि ये महिला बता रही हैं कि इनके पति का इंतकाल हो गया है और ये इंतकाल कोरोना काल में हुआ है। इनके पति के अलावा इनके घर में अब कोई कमाने वाला नहीं बचा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई काम करने वाला नहीं है। किस तरह से कैसे इनके परिवार का खर्च चलता होगा, ये तो सिर्फ यही जान सकती है
हैं। हम इनके दर्द को सिर्फ कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचा सकते हैं और हमारा मकसद सिर्फ ये है पहुंचाने का कि हो सकता है कि कुछ लोग इनकी मदद के लिए निकलें और इनकी मदद हो जाए, जिससे इनके परिवार के सामने जो संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं, जो परेशानियां दिखाई दे रही हैं, जो दुश्वारियां दिखाई दे रही हैं, उनमें कुछ मदद हो सके और कुछ परेशानियां दुश्वारियां कम हो सके। हमें उम्मीद है कि सरकारी इमदाद भी इन तक पहुंचेगी, समाज सेवी भी पहुंचेंगे, इनकी मदद करेंगे, इनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।